नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत ज्ञान भारती पर। मैं कमल शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय दिनारपुरा फतेहपुर सीकर से आप सभी का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी जो रीट की कक्षाएं चल रही है संस्कृत भाषा की, उसमें हम वर्ण विचार पढ़ चुके, अब हम संधियां पढ़ रहे हैं। तो संधियों में हमने यण अयादि पढ़ ली। अब अपनी जो संधि चल रही है वो वृद्धि संधि चल रही है। वृद्धि संधि में हमने जो मुख्य नियम था उसके बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हमने जो वार्तिक कार्य है कात्यायन जी, उनके द्वारा जो वार्तिक बताए गए इस संधि से संबंधित, उनको हमें पढ़ रहे हैं। तो उनमें हमने 2-3 तो उदाहरण पढ़ लिए थे वार्तिक। अब उसके आगे जो वार्तिक हमें पढ़ना है, 3 वार्तिक पढ़े, उसके आगे जो चौथा वार्तिक हमें पढ़ना है वो कौन सा है, उसमें हम ध्यान देते हैं। इससे पहले दोस्तों ये बात याद रखना, ध्यान में रखना कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करना है। तो अगला जो अपना वार्तिक है वो क्या है, देखिए ये है प्रवस्त्र कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे। ये जो अपना वार्तिक है ये है प्रवस्त्र कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे। इसमें हम व्याख्या करके देखें तो इसमें कुछ शब्द है 6 और 1। तो 6 शब्द कौन कौन से हैं, जिससे पहला है प्र, फिर दूसरा जो है वो है वस्त्र, प्र वस्त्र, फिर अपना जो तीसरा है वो है कंबल, तीसरा है कंबल, चौथा जो है वो है वसन, वो है वसन। फिर आता है इसमें आ और रे, इसको हम संधि विच्छेद करें तो होता है री और ण, तो इसको बोलते हैं ऋण, वसन ऋण। और उसके बाद आता है दशा नाम। दशा नाम का मतलब है 10। ये 6 शब्द हैं। इन 6 शब्दों के साथ वार्तिकार जी ने कहा कि इन 6 शब्दों के साथ में ऋणे, ऋणे यानी ऋण, ऋणे का मतलब है ऋण, ऋण शब्द आ जाए तो वहां पर हमें क्या करना है, ए और री। नियम के अनुसार अर होता है, गुण संधि होती है, लेकिन इस वार्तिक के अनुसार क्या करना है, इन 6 शब्दों में सब में अंत में ए है, लेकिन इनके बाद क्या आ जाए, ऋण शब्द आ जाए, तो हमें क्या करना होगा, वृद्धि संधि करनी होगी, वहां में वृद्धि संधि माननी है। तो हमने पढ़ा था कि अपवाद रूप में आर और आल भी होता है, आर और आल भी होता है। तो इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, ए और री मिलकर के आ एकादेश कर दिया जाएगा। कैसे, आपको 6 शब्द याद रखने हैं, इनके साथ अगर ऋण आता है तो हमें क्या करना है, ए और री इन दोनों के स्थान पे हमें एकादेश क्या करना है, आर करना है। तो एक बार देखिए कैसे बनता है। प्र है, प्र में से ए हमें निकालना होगा क्योंकि उसके एकादेश हो जाएगा री के साथ, तो प्र क्या हो जाएगा, आधा। उसके बाद ए और री दोनों मिलाकर के हमें आर बनाना है। फिर आगे जो शेष बच गया उसको लिखना है, क्या बचा, रणम। तो उस रणम को हम आगे लिख देंगे। अब इनको हम जोड़ देते हैं, प्र का प्र आ जाएगा, प्र में आ की मात्रा, फिर रे आधा है तो आधा रे हमेशा ऊपर जाता है, तो हम क्या करेंगे, ण लिखेंगे और आधा रे और आगे मैं, अपना जो शब्द बनेगा वो बनेगा प्रारणम। इस तरीके से हमें क्या करना है, इन 6 की संधि पद बनाना है। देखिए वस्त्र प्लस ऋणम, सभी में आगे जो शब्द है वो ऋणम ही आएगा, इसलिए हमें इस ऋणम को ही ध्यान में रखना है कि इन 6 शब्दों के बाद ऋणम शब्द आता है तो हमें क्या करना है। तो देखिए वस्त्र प्लस ऋणम, तो इसमें भी वस्त्र में यहां तक अपने तय तक को लिखना है, वस्त्र तय। अब रे क्या करना है, आधा, क्योंकि ए निकलेगा बाहर और री के साथ मिलेगा। फिर क्या करना है, ए और री के स्थान पे वृद्धि एकादेश आर करना है, और फिर क्या बचा, वही ऋणम बचा। इसको हम जोड़ के लिख दें तो क्या बनेगा, वस
तय, रे में आ की मात्रा, रा और रे ऊपर जाएगा, हरण और मैं, तो बन जाएगा वस्त्रारणम। इसी प्रकार कंबल प्लस ऋण है, तो इसको हम जोड़े तो क्या करेंगे, कम लिख दिया, ले में आगे मात्रा आ जाएगी तो कमला और आगे ऋणम, तो क्या हो जाएगा कमलारणम। इसी प्रकार वसन वाला है, तो वसन वाले में देखें तो ये बन जाएगा वसनारणम। फिर ये बात करें कि ऋण के बाद ऋण आता है, तो भी यहाँ हमें वृद्धि एकादेश क्या करना है, आर, तो हम कहेंगे ऋण में आर जोड़ा तो हो गया ऋणा, और आगे रे ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा ऋणारणम, ऋणारणम बन जाएगा। 10 में ऋण जोड़ना है तो क्या बनेगा दसारणम। इस तरीके से ये वार्तिक कात्यायन जी ने बताया वृद्धि संधि। और ये क्या है, आपसे पूछे किसका अपवाद है, तो ये गुण संधि का अपवाद कहलाता है। गुण संधि का अपवाद होता है कैसे, ए के बाद री आने पे अर होता है, लेकिन यहाँ क्या हो गया आर, तो ये क्या है गुण संधि का अपवाद है। इसके बाद हम आगे का जो वार्तिक है वो पढ़ते हैं। आगे वाला वार्तिक कौन सा है देखते हैं, लेकिन इससे पहले हमें इस वार्तिक का जो एक मुख्य है नियम, अर्थात हम कह सकते हैं नोट जो है उस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। वो नोट क्या है, इस वार्तिक में बताया कि 6 शब्दों के बाद में ऋण शब्द आए तो हमें वहां पर वृद्धि एकादेश या वृद्धि संधि माननी है। लेकिन हम कहें कि इन 6 शब्दों के अलावा, इन 6 शब्दों के अलावा अन्य किसी शब्द के साथ ऋण शब्द का प्रयोग करें, अन्य शब्द के साथ ऋण शब्द का प्रयोग करें तो वहां पर वृद्धि संधि न मानकर अन्य शब्द का प्रयोग करें तो वहां वृद्धि संधि नहीं मान करके हमें नियमानुसार गुण संधि ही माननी है, गुण संधि ही माननी है। कहने का मतलब इन 6 शब्दों के अलावा किसी के साथ ऋण शब्द का प्रयोग होता है तो हमें क्या करना है, वहां पर वृद्धि नहीं मान करके नियम के अनुसार, नियम क्या है, ए के बाद में अगर री आता है तो अर होता है, तो हमें क्या करना है, गुण संधि को ही मानना है। कैसे, तो हम एक दो उदाहरण पढ़कर देखते हैं किस प्रकार हमें मानना है। तो देखिए, जैसे हमें शब्द आता है महा प्लस ऋणम, ये पद आपके पास दिए हुए हैं कि महा प्लस ऋणम। एक दिया हुआ है आपके पास उत्तम प्लस ऋण है। एक आपके पास दिया हुआ शब्द आ गया सीधाई अध मरण है। अब कह दिया कि इनमें संधि बताइए, इनमें संधि कौन सी है, तो हमें क्या करना है, ऋण शब्द तो आ रहा है लेकिन इसमें इन 6 शब्दों में जो हमने बताया प्रय, वस्त्र, कंबल, वसन, ऋण, 10, ये जो शब्द हैं इनके अलावा अन्य शब्द आ रहे हैं, जैसे महा आ गया, उत्तम आ गया, इसमें अधम आ गया, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नियम के अनुसार ही संधि बनानी है। तो नियम के अनुसार यानी अपवाद वाले में नहीं जाना है। तो आग के बाद अगर री आता है तो हमें अर करना होता है, ये अपना नियम होता है गुण संधि का जो आगे बढ़ेंगे। तो उसके अनुसार हमें क्या करना है, यहाँ गुण संधि करनी है। जैसे महा में से क्या किया हमने, आ को हटाया और री को हटाया, इन दोनों के स्थान पर अर एकादेश किया, तो आ हटते ही व्यंजन आधा हो गया मह। बाद में अपने को क्या करना है, आ और री के स्थान पे अर एकादेश करना है और आगे क्या बचा, रणम, ये बचा। इसको हमने मिला दिया तो क्या बन गया, मैं है आता है, उसमें ए मिल गया तो है पूरा, फिर रह आता है, रह कहां जाएगा ऊपर, तो रह और मैं शब्द बनेगा महरणम। यहाँ हमें महारणम करते ही गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। महरणम शब्द दिया है, संधि विच्छेद पूछे तो महा प्लस ऋणम, लेकिन आपको महा प्लस ऋणम दिया है और आपने आर किया तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ गुण संधि ही होगी। ऐसे ही उत्तम प्लस ऋण है तो इसमें भी क्या करना है, हमें क्या करना होगा, उत्तम लिख दिया, ए और री के स्थान पे अर हो जाएगा तो मैं पूरा, और रे कहा जाएगा रे के ऊपर, तो क्या बनेगा, उत्मरण है। इसी प्रकार अधमरण है दे दिया और पूछा संधि कीजिए और संधि का नाम बताइए, तो इसमें संधि क्या हो जाएगी, अधम, अधम प्लस
ऋण है, जैसे उत्मर्ण है वैसे अधम प्लस ऋण है। ए के बाद री आया तो ए और री दोनों के स्थान पे अर एकादेश हो गया। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इन 6 शब्दों के अलावा अन्य कोई शब्द आ जाए तो हमें वहां पे नियमानुसार गुण संधि ही माननी है और गुण संधि के नियम के अनुसार ही संधि विच्छेद या संधि पद बनाना है। अब हम दूसरा वार्तिक पढ़ते हैं आज का। तो दूसरा वार्तिक कौन सा है देखिए, दूसरा वार्तिक है अपना ऋते च तृतीया समासे। अगला वार्तिक है ऋते च तृतीया समासे। ये वार्तिक क्या कहता है, एक बार देखिए इसकी व्याख्या करते हैं। ये कहता है कि यदि आपके पास प्लस से पहले ए या आ स्वर हो, कहां पर, प्लस से पहले, और उसके बाद ऋत शब्द हो, क्या हो, ऋत शब्द आपके पास लिखा हुआ हो, ए या आ के बाद ऋत शब्द लिखा हुआ आए और उसका जो समस्त पद बनता है, संधि पद बनता है, उसमें तृतीया तत्पुरुष समास होना चाहिए। तृतीया समास का मतलब इसमें तृतीया तत्पुरुष समास होना चाहिए। तो वहां हम क्या करेंगे, नियमानुसार गुण संधि न करके हमें क्या करना है, वृद्धि संधि करनी है। और वृद्धि एकादेश ए या आ के बाद री आने के कारण हमें क्या करना होगा, आर करना होगा। ये इस वार्तिक के अनुसार करने हैं। क्या करना है कि यदि ए आ के बाद ऋत आए और उसमें तृतीय तत्पुरुष समास बन रहा हो तो वहां पे हमें वृद्धि एकादेश आर करना है और वृद्धि संधि ही माननी है। कैसे, तो ये कुछ उदाहरणों के द्वारा फिर पढ़ते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 1 उदाहरण पढ़ते हैं। तो पहला देखते हैं, सुख प्लस ऋत है। फिर आप अपनी बात करते हैं, सुख प्लस ऋत के बाद सुधा प्लस ऋत है, ऐसे ऋत शब्द आएगा। सुख प्लस ऋत है, सुधा प्लस ऋत है। फिर बात करें पिपासा प्लस ऋत है। फिर अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे तृषा प्लस ऋत है, पिपासा तृषा। और उसके बाद एक उदाहरण और देखते हैं, बुभुक्षा प्लस ऋत है। इस हिसाब से हमें कुछ उदाहरण देखना है कि प्लस के बाद तो ऋत है शब्द आएगा, इससे पहले या तो ए की मात्रा होगी या आ की मात्रा होगी। और जो समस्त पद बनेगा, संधि पद बनेगा, उसमें तृतीया तत्पुरुष समास होना जरूरी है, ये ध्यान में रखना है। तो हमें क्या करना है, इसका संधि पद बनाना है। कैसे बनाना है, वही ए के बाद री आता है तो हमें यहाँ पे वृद्धि एकादेश आर करना है। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सुख, ख आधा हो गया क्योंकि ए हमने निकाल दिया। फिर क्या बचा, आर, ए और री के स्थान पे आर हो जाएगा। फिर हमें करना है क्या, तय। तो बनेगा क्या, इसको हम जोड़ देते हैं, सु का तो सु आ जाएगा। फिर ख के अंदर हमें आ की मात्रा मिलानी है, तो बनेगा क्या, खा। और रे आधा होता है तो ऊपर जाता है, तो हमारा बन गया सुखार्थ है। अब कैसे पता चले तृतीय तत्पुरुष समास है, उसके लिए हमें समास पढ़ने होंगे। इसका जो समास विग्रह होता है सुखार्थ का, वो क्या होता है, वो होता है सुखेन ऋत है। सुखेन ऋत है, ये इसका समास विग्रह होता है। और सुखेन का मतलब तृतीया विभक्ति, और तृतीय विभक्ति होने के कारण इसमें समास कौन सा होगा, तृतीय तत्पुरुष। जैसे रामेण होता है वैसे ही सुखेन होता है, तृतीय एक वचन में ये प्रयुक्त होता है। फिर हम बात करें सुधा प्लस ऋत है की, तो इसका भी हमें समस्त पद या संधि पद बनाना है। तो हमें क्या लिखना है, सुधा में से आ निकला, बना शुद्ध। आ और री के स्थान पे हमने कर दिया आर, और आगे क्या बचा, तह। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं। तो क्या बनेगा,
सुधा में आ की मात्रा धा और तय ऊपर गया तो बचा क्या सुधार्थ है, ये बन गया। अब कहें इसका समास विग्रह क्या होगा, तो इसका समास विग्रह होता है सुधा स्त्रीलिंग है तो हम रमा शब्द पढ़ते हैं, रमिया रमाभ्याम रमाभिः तृतीय विभक्ति। उसी प्रकार सुधा भी क्या हो जाएगा सुधिया सुधाभ्याम सुधभिः, इस तरीके से इसका रूप बनता है। तो हमें इसका विग्रह समस्त समास विग्रह करना है तो क्या होगा सुधिया ऋत है, ये इसका समास विग्रह बन जाता है। तो इसमें भी तृतीय तत्पुरुष समास है, इसमें भी है, तो हमें क्या करना होगा वृद्धि एकादेश करना होगा। इसी प्रकार पिपाशा वाला पढ़ते हैं तो वही पी पा और आगे क्या आ जाएगा से आधा हो गया, आ और रे के स्थान पे आर, तो आर का आ इसमें मिल जाएगा, रह कहां जाएगा तय के ऊपर, तो बनेगा क्या पिपासार्थ है, ये शब्द बन जाएगा। अब कहे समास विग्रह क्या होता है, तो समास विग्रह वही पिपासा स्त्रीलिंग है तो क्या करना है पिपासिया ऋत है, ये इसका समास विग्रह होगा, यानी इसमें भी तृतीय तत्पुरुष समास है। फिर त्रिसा प्लस ऋत है तो इसमें क्या करना है वही त्रि से, अब आ और री मिलकर आर, तो से में आ मिला तो हो गया त्रिशा और रह कहां गया तय के ऊपर, तो बन गया त्रिशार्थ है, ये शब्द बन गया। वही हमें क्या करना है समास विग्रह है तो त्रिशा भी स्त्रीलिंग है तो हमें वही त्रिशिया ऋता है, ये पद बन जाएगा। फिर हमें बात करें बुभुक्षा प्लस ऋता है की, तो हम इसमें बु भू और श यहां तक लिखना है, फिर आ और री के स्थान पे आर करना है तो क्या हो गया बुभुक्षा, फिर तय के ऊपर आधा रह चला गया तो बन गया बुभुक्षार्थ है। इसका भी समास विग्रह करें तो क्या होगा वही बुभुक्षया प्लस बुभुक्षया ऋता है, समास विग्रह में प्लस नहीं है तो इसमें बुभुक्षया ऋता है। ये हमें इस तरीके से इस वार्तिक के अनुसार पढ़ना है। तृतीय तत्पुरुष समास होना चाहिए, ऋत शब्द होना चाहिए प्लस के बाद, और इससे पहले ए या आ होना चाहिए। ये एक बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। इसके बाद इसमें एक नोट और पढ़ना है, वो नोट क्या है कि यदि ए आ के बाद ऋत शब्द नहीं हो, ए या आ के बाद में ऋत शब्द नहीं हो, तो हमें क्या करना है नियमानुसार गुण संधि ही करनी है, नियमानुसार गुण संधि ही करनी है। वो हम अब कुछ उदाहरणों के द्वारा पढ़ते हैं। कहीं कहीं आपको ऋत शब्द मिलेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है उसमें तृतीय तत्पुरुष समास नहीं होना चाहिए। तो इसके जो कुछ उदाहरण हैं वो हम देखें, एक उदाहरण देखते हैं कि इस नोट में जो मैंने बताया कि ए या आ के बाद ऋत नहीं होना चाहिए, ऋत हो तो तृतीय तत्पुरुष समास नहीं होना चाहिए। तो जैसे एक उदाहरण पढ़ते हैं, परम प्लस ऋत है, परम प्लस ऋत है, ये है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसकी संधि करनी है, ए है और ए के बाद री भी आ रहा है, लेकिन इसका जो हम पद बनाएंगे उसमें तृतीय तत्पुरुष समास नहीं होता, इसलिए हमें क्या करना है नियमानुसार गुण संधि ही करनी है। और गुण संधि का मतलब क्या होता है, ए के बाद री आ जाए तो उसमें हमें अर करना है। तो क्या बनेगा पे रे मैं आधा ए और री मिलकर के अर, और आगे क्या बचा तह, तो हम इसको जोड़ दें तो क्या बनेगा रे में ए मिल गया और रे कहां जाएगा ऊपर, तो बनेगा परमार्थ है, ये शब्द बन गया। अब इसका हम कहें समास विग्रह क्या होता है, तो समास विग्रह होता है परम है च असौ ऋत है, परम है च असौ ऋत है, अर्थात इसमें तृतीय तत्पुरुष समास नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं इसमें गुण संधि होगी और गुण संधि के अनुसार अर एकादेश किया जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद अगला जो वार्तिक कार्य ने जो नियम बनाया है वो पढ़ते हैं। कौन सा है देखिए, वो है उपसर्गा उपसर्गात धृति
धातौ, उपसर्गा धृति धातौ। इसको हम पढ़ें कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसमें देखिए 3 शब्द हैं। पहला तो है उपसर्गात, पहला क्या है उपसर्गात। दूसरा है ये उपसर्गात यहाँ तक आ गया, फिर दय तक हो गया, अब आगे री और ती, तो इसको हम कहेंगे ऋति। और फिर तीसरा है धातु, उपसर्गात ऋति धातु, ये 3 शब्द हैं। इसमें क्या है उपसर्गात, उपसर्गात का अर्थ है अकारांत उपसर्ग, अकारांत उपसर्ग। अकारांत का मतलब होता है जिसके अंत में ए की ध्वनि आए, जिसके अंत में ए स्वर लगा हो उसे हम कहते हैं अकारांत। तो उपसर्गात का अर्थ है अकारांत उपसर्ग। और ऋति का मतलब है री, ऋति का मतलब होता है री, और धातु का मतलब होता है क्रिया। तो ये इनका अर्थ है। कहने का मतलब यदि आपके पास उपसर्गांत अकारांत उपसर्ग हो और उसके बाद रे से आरंभ होने वाले किसी क्रियापद का मेल हो, यानी आपके पास अंत में जैसे मान लो उप है, उप में क्या है ए, और इसके बाद री से प्रारंभ होने वाली कोई भी क्रियापद हो, तो वहां हमें क्या करना है वृद्धि एकादेश आर करना है और वृद्धि संधि माननी है। जैसे हम बात करें कि अपने जो संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, उन 22 उपसर्ग में 4 उपसर्ग ऐसे होते हैं जिन्हें हम अकारांत उपसर्ग कहते हैं। कौन कौन से? पहला होता है मान लो उप, दूसरा प्र, तीसरा अप और चौथा होता है अव। ये 4 जो है ये अकारांत उपसर्ग है, अर्थात इनके अंत में ए की ध्वनि आती है, इसलिए हम कहते हैं संस्कृत के 22 में जो 4 हैं वे अकारांत उपसर्ग होते हैं। अब इनके बाद बात करें री से आरंभ होने वाले किसी क्रियापद का मेल हो, तो री से आरंभ होने वाले जो क्रियापद हम लिखते हैं वो होती है ऋच्छति। सभी में हम ऋच्छति का प्रयोग करते हैं। अपने पास 4 उपसर्ग है, उप, प्र, अप और अव। ये चारों अकारांत है। अकारांत उपसर्ग के बाद री से बनी कोई भी क्रियापद का प्रयोग हो तो हमें क्या करना है, वहां वृद्धि एकादेश करना है। तो वही वृद्धि एकादेश क्या होगा, ए और री इन दोनों की जगह हमें क्या करना होगा, आर करना होगा। आर करना है तो ये कैसे बनता है देखिए। तो पहले हमें ओ लिखना है, पहले लिखना है ए में से ए को बाहर निकाल दिया तो आधा हो गया, उसके बाद आर आ गया तो अपने पास क्या बना उप आर। आगे क्या बचा छति, तो ये अपने को आगे लिखना है छति। तो अब इसको हम जोड़ दें तो अपना शब्द क्या बनेगा देखिए, उ पै में क्या मिलेगा आ, तो क्या हो जाएगा उपा और रह जाएगा ऊपर, तो छह और 6 के ऊपर रह और बना क्या उपार्छति, ये शब्द बन जाएगा। उसके बाद हम बात करें प्र प्लस ऋच्छति, तो वही प्र में आ की मात्रा प्र हो गया और छति 6 के ऊपर रह चला गया तो बना क्या प्रार्थति। फिर हम बात करें अप प्लस ऋच्छति की, तो इसमें भी ए पै में आ की मात्रा अपा और आगे छति तो बन गया अपार्छति। इसी प्रकार ये बनेगा अब में आ की मात्रा और अवार्छति, ये शब्द बन गया। इस हिसाब से इस वार्तिक के अनुसार क्या होगा, यदि आपके पास अकारांत उपसर्ग हो और उसके बाद ऋ धातु से बने हुए किसी भी पद का प्रयोग किया जाए, किसी क्रिया का प्रयोग किया जाए, तो वहां हमें क्या करना है, वृद्धि संधि माननी है, गुण संधि का प्रयोग नहीं करना है। तो मुख्यतः ये 4 ही है, ये 4 उदाहरण अपने को याद करने हैं इस वार्तिक के अनुसार। तो आगे जो नियम है वो हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे, तो इसलिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। साथ में दोस्तों ध्यान रखना, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो आसानी से मिल सके। पास में जो घंटे का बटन है उसे जरूर दबाइए। और वही बात एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ, विद्यालय के जो बच्चे हैं कक्षा 6 से 10 तक के, उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, साथ में रीड के लिए तो ये महत्वपूर्ण
है ही, क्योंकि हम रीट के सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं। लेकिन कक्षा 6 से 10 में व्याकरण जो आता है उसमें यही चीजें आती है, इसलिए उनको भी आप ये जरूर दिखाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।